हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 26 ऑफ अगस्त 2020 और द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है 18 एंड ओवर। अभी जो रिसेंट हमारा इंडिपेंडेंस डे गया है उस पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में एक चीज़ मेंशन की थी कि जो शादी की एज है लड़की की वो 18 से बढ़ा कर के 21 की जा सकती है। उसके लिए कमेटी इस्टेब्लिश की गई है, तो इसको बहुत से एक्सपर्ट्स ने वेलकम किया है। तो यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो एज ऑफ कंसेंट है उससे रिलेटेड इशू, और साथ में अगर 21 साल उम्र कर दी जाती है, लड़के की भी 21 साल उम्र, एक होता ना कि जो मैरिज सिस्टम है उसमें दोनों की उम्र बराबर कर देंगे तो एक जेंडर इक्वालिटी का एक सेंस आएगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो अपन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन के क्या क्या कन्वेंशंस हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इशू पे। ठीक है। दूसरा है ओनली एक्टर्स। अभी जर्मनी में बर्लिन बेस्ड जो एक फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल होता है, उसमें अभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनको अलग अलग ना करके केवल एक्टर ही, ठीक है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश की है। तो वो जो चीज़ है कितनी एक तरीके से अच्छी है और किन किन सेगमेंट्स में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अपन यूज़ कर सकते हैं, जब भी जेंडर इक्वालिटी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की कहीं पे बात आए अपन लिख सकते हैं। थर्ड आर्टिकल है वो है हार्ट ऑफ द मैटर। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि अभी कोविड-19 की वजह से जो पोस्ट रिकवरी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनमें से कार्डिक इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किए हैं कुछ चीज़ें, वो अपन देखेंगे किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 के जो पोस्ट रिकवरी इश्यूज़ हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो दोनों को अपन कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा आर्टिकल है वो कोरोना से रिलेटेड, ये मिसप्रिंट हो गया, टीचर्स की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कि कोरोना के टाइम पे टीचर्स ने किस तरीके से एजुकेशन को अपहेल्ड किया और कंटिन्यू बनाए रखा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल अपना 18 एंड ओवर, ये आर्टिकल लिखा है मधु मेहरा ने। ठीक है। इसमें ये शुरुआत में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो मूव है जिसमें जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है लड़कियों की वो बढ़ा करके 18 से 21 कर दी जाएगी, जिससे कि लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने की एक ये मुहिम है, अपने आप में एक और मुहिम है। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको वेलकम किया गया है और बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने इसको एंडोर्स भी किया है कि एक ये जो कॉमनली एक हेल्ड अजम्पशन है कि यूनिफॉर्म एज अगर हो जाएगी तो उसमें एक जेंडर इक्वालिटी प्रोमोट होगी। बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर अपन देखें तो वो इस यूनिफॉर्मिटी मॉडल ऑफ इक्वालिटी को रिजेक्ट करते हैं कि आप यूनिफॉर्म लेवल पे लेके आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बराबर हो गए। जैसे कि आपको पता होगा इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इक्वालिटी का मतलब तो क्या हो गया कि सबको, चाहे किसी को 2 रोटियों की भूख हो, चाहे किसी को 5 रोटियों की भूख हो, उनको बराबर रोटी दे दी 3-3। अब 2 वाले के लिए तो वेस्टेज होगी, जबकि 5 वाले के लिए कम पड़ गई। जबकि इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जिसको 2 की ज़रूरत है उसको 2 ही ब्रेड दी गई और जिसको 5 की ज़रूरत है उसको 5 दे दी गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मॉडल को वो रिजेक्ट करते हैं। कैसे, वो देखते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, किस लिए? फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। इसमें ये यूनिफॉर्मिटी मॉडल ऑफ इक्वालिटी को हटा करके किस पे काम किया जाता है? इक्वालिटी ऑफ आउटकम की, आउटकम कितना मिल रहा है। ठीक है। कानून आपने बना दिए बट रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप काम करो कि कैसे भी करके वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जो आप सेमनेस की बात करते हो कि हाँ दोनों को बराबर आप एज कर दोगे, तो उस चीज को डिस्कार्ड किया जाता है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के द्वारा, जो कि एक आप प्रोटेक्शनिस्ट या डिफरेंशिएशन बेसिस पे डिसाइड करते हो कि कैसे भी करके प्रोटेक्ट किया जा सके डिफरेंशियल
एटीट्यूडनल वे से, जबकि बेटर क्या रहता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि आउटकम क्या निकल रहा है उस पर ध्यान दो। तो इस चीज़ के लिए हमें जो जितने भी लॉज बने हैं उनको इवेल्युएट करना चाहिए, किस बेसिस पे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन से क्या आउटकम आ रहे हैं, क्या वो राइट्स को एनहेंस कर रहे हैं, कौन से राइट्स, कि क्या उनको फ्रीडम मिल रही है, क्या उनके राइट्स इंश्योर हो रहे हैं, किनके, जिनको आप बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हो, क्या वो बेनिफिटेड हैं या नहीं। इसी तरीके से हमारा जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक स्पेशल प्रोविजन करता है जो कि वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए फेवरेबल है, जो कि प्रोहिबिट करता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी वाला जो सेगमेंट है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, उसमें आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को, तो वो भी कहीं ना कहीं वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए फेवरेबल ऑलरेडी है हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारे लॉज हैं, कोई भी लॉ नया बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं कि कैसे भी करके वुमेन जो है वो अपनी जो लाइफ है उसको नेविगेट कर सके, जिसमें बहुत सारी हर्डल्स उनको देखनी पड़ती है। तो हमें इन जो प्रेजेंट लेजिस्लेशंस हैं, नए बने हुए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून हैं, उनको हमें एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में इन जो आप टारगेट करके चल रहे हो एज को चेंज करने वाला, उनसे हमें कुछ अल्टीमेट गोल कुछ मिलेगा या नहीं, इक्वालिटी इंश्योर हो पाएगी या नहीं, क्या चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। तो कंट्री वाइड एक स्टडी की गई मैरिज केसेस को लेके 2008 से 2017 के बीच में, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्टडी में ये देखा कि जो भी मैरिज से रिलेटेड लीगल एक्शंस हैं वो ज़्यादातर तो केसेस वो थे जो पेरेंट्स के द्वारा इनिशिएट किए हुए थे। वो भी कब, जब उनकी बेटी ने सेल्फ अरेंज्ड, मतलब लव मैरिज या पेरेंट्स की बिना कोई इजाज़त के शादी कर ली, तो पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए या फिर बेटी के अगेंस्ट जाकर के केस रेज किया है। और मोस्टली केसेस तो ऐसे थे, बस माइनर केसेस ही ऐसे मिले जिनमें पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया हो, किस पे, कि अरेंज मैरिज की वजह से वो शादियां टूटी हो। तो कहने का मतलब सेल्फ अरेंज्ड मैरिज जो है, जहां पर एक खुद से खुद के लाइफ के डिसीजन लेना अपने आप में ज़्यादा क्वेश्चन उठाने वाली बात हो रही है सोसाइटी वाइज देखा जाए तो इस चीज़ पे ध्यान देते हुए यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जब ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया था, इसमें ये फिक्स किया गया था कि अगर कोई भी केस अगर उठता है और वो भी उस केस में अगर कोई कल्प्रिट या विक्टिम आता है, विक्टिम क्या कोई कन्विक्ट आता है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है 2 साल की, जो कि अरेंज मैरिज में इन्वोक किया जाता है। समझ रहे हो? तो अरेंज मैरिज के अंदर तो कौन सा एक्ट काम में आ गया, ये वाला। जबकि दूसरी तरफ अपन देखिए सेल्फ अरेंज मैरिज, लव मैरिज की अगर बात की जाए तो उसमें अपन देखते हैं कि कोई भी अगर केस चलता है तो वो हस्बैंड के ऊपर ये कह के चलता है कि भाई उसने जो एडोलसेंट एज अभी गेन नहीं किया है या फिर माइनर जो है उसके साथ में रेप किया है लगातार, तो इसकी वजह से वहां पर कौन सा लॉ आ जाता है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। अब इस पॉक्सो एक्ट 2012 के अंडर में जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 10 से 20 साल के इम्प्रिजनमेंट। तो आप देख सकते हो कि अरेंज मैरिज में तो कौन सा लॉ आ रहा है और सेल्फ अरेंज मैरिज में कौन सा लॉ आ रहा है और कितना डिफरेंस है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट फॉर्म है, जो लॉज को यूज किया जा रहा है अगेंस्ट द सेल्फ अरेंज्ड मैरिज, तो ये कहीं ना कहीं एक इस चीज को अलाउ करता है कि कैसे भी करके आप इनेबल करो सेक्सुअल कंसेंट की एज को। ठीक है, इससे क्या होगा, सेक्सुअल कंसेंट की अगर एज बढ़ जाएगी तो बच्चे जल्दी से शादी नहीं करेंगे, और जल्दी से शादी नहीं करेंगे, सेल्फ अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, तो ये जो केसेस है उनको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों लॉज के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो गैप था, उसकी वजह से ये एज बढ़ा दी गई और जो सेक्सुअल कंसेंट है उसकी एज बढ़ा करके 16 से 18 कर दी गई। ठीक है, जैसे ही पॉक्सो एक्ट आया।
तो इस तरीके से हुआ क्या, इन सारे इश्यूज की वजह से एक चीज क्लियर होके आती है कि एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। 16 से 18 साल की या 14 से 18 साल की उम्र के बीच में, या 16 से 18 अपन कंसिडर करें तो, जिसमें यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि जो रिलेशनशिप है उसमें कोई दबाव नहीं है, नॉन कर्सिव है, परसुएड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिमिनलाइज करना अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठने वाली बात होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइफ है वो उनको स्पेंड करनी है पीयर्स को, दोनों को, कपल को। तो वहां पर ये इस तरीके के, ये एक तरीके से रेगुलेशन लगाना गलत बात हो जाती है। इसी तरीके से अंडर एज मैरिजेस की बात की जाए तो वो भी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होता है। आप पुअर्टी को और इनसिक्योरिटी को इंश्योर करो ना, जिससे कि माँ बाप को जल्दी से शादी ना करनी पड़े। गरीबी में बेटी माँ बाप को बोझ लगना शुरू होती है और साथ में इनसिक्योरिटी रहती है, चाहे वो फूड इनसिक्योरिटी हो, चाहे सोशल इनसिक्योरिटी हो, चाहे इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी हो। तो जो दूसरे इश्यूज हैं उन पे ध्यान ना दे करके आपने सीधा क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, जो कि पुअर पॉपुलेशन के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। तो इक्वल कंसर्न हमें इस पे भी रखना चाहिए कि कैसे भी करके जो अंडर एज मैरिजेस हैं वो वॉइड ना हो। होता क्या है, अब ये आपने यहाँ पे एज ऑफ मतलब सेक्सुअल कंसेंट की एज 16 से 18 कर दी, तो आपने अंडर एज मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, जबकि ना तो कॉन्टेक्स्ट को समझा ना सर्कमस्टांसेस को समझा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक और हरियाणा की गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं, जिसमें जो लड़कियों के खुद के सोशल, मैट्रिमोनियल या लीगल प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन राइट्स थे वो भी उनसे दूर कर लिए गए और क्रिमिनलाइज कर दिया गया, जो इन अंडर एज मैरिजेज में इन्वॉल्व थी। तो ये तो और ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को कुछ स्टेट्स ने और सेंटर ने कंसीडर भी किया है और आगे काम भी किया गया है। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो अंडर एज मैरिज को एक वॉइडेबल बनाता है। ठीक है, वॉइड अगर वो बन जाता है, एक अनएक्सेप्टेबल बनाता है, तो वहां पर केवल एक ऑप्शन बना देता है कि जो माइनर है वो माइनर अपनी अडोलेसेंट एज को, जब एडल्टहुड एज को जब वो अटेन कर ले, मतलब 18 साल का जब हो जाए या 18 साल की हो जाए, तो वो उसके बाद में 2 साल के अंदर अंदर इस चीज को लीगली क्लेम कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये PCMA एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसमें माइनर के हाथ में ये ऑप्शन रहता है कि वो अपनी एडल्टहुड गेन करने के बाद में आने वाले 2 साल तक कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को कोर्ट ने फ्रीक्वेंटली इस बात को यूज करते हुए, जिन लड़कियों के साथ में, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारी शादी जल्दी कर दी है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो कोर्ट ने रिपीटेडली इन चीजों को अपहेल्ड भी किया है। तो ये अपने आप में जो कोर्ट का जो एक्शन है, जिसमें कि जो माइनर्स हैं, माइनॉरिटी एज में शादी करने के बाद में एडल्ट होने के बाद में जिन लोगों ने अपने खुद के राइट्स को क्लेम किया है, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट दिखाई देते हैं, सही स्टैंडर्ड्स पे दिखाई देते हैं, जो कि UN की कन्वेंशन है राइट ऑफ द चाइल्ड की राइट्स पे जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की, उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो रिकग्निशन मिलता है एडोलसेंट सेक्सुअलिटी को, वो उसमें राइट टू बी हर्ड एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो हमारी बात सुनो और उनको एड्रेस करो। उस चीज़ को यहाँ पे कोर्ट अपहेल्ड करता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक ऑब्लिगेशन भी देता है कि भाई आप उनके व्यूज़ को भी ध्यान में रखो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपने लॉ के अंदर जो एक इशू है या फिर एक जो सेगमेंट है जिसका यूज़ कोर्ट कहीं ना कहीं माइनर्स के, जिनकी अंडर एज मैरिज हो गई, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, UN के कन्वेंशंस को फॉलो करने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर अपन जॉइंट रिकमेंडेशन देखें, CEDAW UN की कन्वेंशन
जो कि चाइल्ड और वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और यूएनसीआरसी की बात करें जो कि चाइल्ड राइट की बात करता है, तो ये अलाउ करते हैं कि आप अंडर एज मैरिज को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप अलाउ करो। हाँ, ये जरूर देखो कि जो एज है वो 16 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, ये ज़रूरी है। इससे क्या चीज़ क्लियर होती है? राइटर लास्ट में कंक्लूड ये कह के करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे एविडेंसेस ये क्लियर कर रहे हैं कि अभी अर्जेंसी ये है कि एज ऑफ कंसेंट जो है उसको हमें रिड्यूस करें, हार्मफुल लॉज को हमें हटाना पड़ेगा, जिससे कि जिस पॉपुलेशन को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट की जो बात हो रही है वो 16 ईयर्स तक लाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडल्टहुड गेन हो जाए 18 ईयर्स पे, ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड बात है। आप इसको डिस्टर्ब मत करो, या फिर करो तो एज ऑफ कंसेंट आप रिड्यूस करो। तो इस तरीके से पुअर्टी, इनसिक्योरिटी, ये दो ही वजह ऐसी होती हैं जो अर्ली मैरिज की तरफ कंपेल करती हैं फैमिलीज को। तो गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एजुकेशन कवरेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो खुद के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हमें हेल्थ केयर को भी रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्वालिटी सेक्सुअल और कॉन्फिडेंशियल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज भी अवेल करनी चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे अपने खुद के जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो माइनर्स जो अपनी प्यूबर्टी एज में चल रहे हैं, वो अपनी खुद के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लॉज को अमेंड करने की बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि गर्ल्स को हम इनेबल कर सके कि वो अपने आप को खुद से फ्लॉरिश कर सके और इन डिसएडवांटेज्ड कॉन्टेक्स्ट से खुद को दूर ले जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, बात की अपन ने। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ओनली एक्टर्स। एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सेग्रीगेशनिस्ट के द्वारा, जो सेग्रीगेट करते हैं कि हाँ जी एक ये सेगमेंट मेल्स का है, ये फीमेल्स का है, तो उसके लिए एक डिफेंस दिया जाता है सेपरेट बट इक्वल, कि हाँ मेल और फीमेल दोनों को सेपरेट कर दिया पर दोनों को इक्वली तो ट्रीट किया जा रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए लॉजिक क्या रहता है कि लॉजिक क्या दिया जाता है इन सेपरेट बट इक्वल वाली मेथड के पीछे, वो ये कि हिस्टोरिकली जिन क्लासेस या जिन सेक्शंस को सोशियो इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ा है, अब उनको हमने एक स्पेशल स्लॉट दे दिया है जो इक्वली रिप्रेजेंट करता है और उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लेके आता है, ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको कहीं ना कहीं इस लॉजिक को पिछले कुछ सालों में चैलेंज होते हुए देखा गया है। वो कैसे? अभी जो आप एग्जाम्पल बताएं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है आर्टिकल में, वो है कि सिनेमा में मेल और फीमेल दोनों को अलग से रिकॉग्नाइज करके बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड देने का जो ट्रेंड है, इसको अभी जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है उसने बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि अब आगे से हम ये सेपरेट अवार्ड्स नहीं देंगे, फीमेल को अलग और मेल को अलग। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है इस स्टेप को वेलकम करता है, क्योंकि होता क्या है, देखो जो स्टीरियोटाइप सेट हो रखा है ना कि इधर मेल सेक्शन हो गया, इधर फीमेल सेक्शन हो गया, तो इन्होंने मेल ने जो इस तरीके से परफॉर्म किया है तो वो उसको सुपीरियरिटी फिर भी सुपीरियर ही मानते हैं। आपने सेपरेट कर दिया, इक्वलिटी तो प्रमोट करने की कोशिश की, मतलब एक सेपरेट तो कर दिया, बट जो वाकई में इंटेंडेड गोल है इक्वलिटी, वो अभी भी इंश्योर नहीं हो पा रही, क्योंकि इस पूरे सेक्शन को ही आपने अलग कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ने ये अपने आप में एक नया इनिशिएटिव लिया है जो कि वेलकमिंग है। इस पूरे सिस्टम को अगर देखें, सेपरेट कैटेगरी के डिफेंस के लिए जो लोग फेवर करते हैं, वो डिफेंस ये करते हैं कि जो एक्टर्स को जो ऑनर मिलता है, जो मेल्स को जो ऑनर मिलता है, वो इसलिए कि वो अपने आप में जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं या फिल्म के अंदर एक सब्सटेंशियल रोल प्ले करते हैं, जो कि विमेन कहीं ना कहीं वीक दिखाई देती है। साथ में ये भी बताते हैं कि ये जो एक्टर्स होते हैं, ये ऑडियंस भी अपनी तरफ ज़्यादा
गैदर कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएट करते हैं कि भाई सेपरेट है और इससे इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है, और सेपरेट हम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। इसके लिए आर्टिकल में एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक हैशटैग मूवमेंट शुरू हुआ था, एक मूवमेंट शुरू हुआ था एकेडमी अवार्ड्स को लेकर के, ऑस्कर्स सो वाइट। ठीक है, ऑस्कर्स सो वाइट। इसमें क्या था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखा जा रहा था इस अवार्ड सेरेमनी में। ठीक है, जिसमें रेशियल सेरेमनी मतलब ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था। तो इन्होंने एक डिफरेंट कैटेगरी ही निकाल दी, वो थी नॉन वाइट फिल्म मेकर्स। तो ये जो तरीका था, ये इस इशू को टैकल करने का कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपने को एकदम सॉलिड या सब्सटेंशियल नहीं लगता। इसके अलावा कुछ और ऑनर्स की बात करें जिसमें इंटेलेक्चुअल या फिर आर्टिस्टिक परसूट के लिए अवार्ड दिया जाता है, वहाँ पर भी सेग्रीगेशन देखा जाता है। जैसे कि बुकर प्राइज़, जिसमें अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी दोनों को अवार्ड मिला है ये। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जेंडर लाइंस पे कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन देखा गया। जबकि पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, वो जेंडर न्यूट्रल है, उसमें सभी स्कॉलर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कहने का मतलब ये चीज़ कुछ अवार्ड्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जो बर्लिन फेस्टिवल है उसमें, जिसमें मेल एक्टर्स के इक्वली ही फीमेल एक्टर्स को भी रिकॉग्निशन मिलने की बात हुई है और इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा जो एक अवार्ड जो होता है वो कभी भी कॉमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए नहीं दिया जाना चाहिए और ना दिया जाता है। तो हमेशा से ध्यान ये देना चाहिए कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टीरियोटाइप जो है या फिर जेंडर हाइफनेटेड जो अवार्ड सेरेमनीज होती है या फेस्टिवल्स होते हैं, उनको अब और तरीके से जो वर्ल्ड में और भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी यहाँ से लर्न करना चाहिए और इस तरीके की जेंडर बेस्ड जो इश्यूज हैं उनको टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हार्ट ऑफ द मैटर। ये आर्टिकल लिखा है T.S. क्लेयर ने। ये कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन पे बैठे मतलब एक्सपर्ट है ये। ठीक है, तो इन्होंने आर्टिकल में ये बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैड जिसको अपन बोलेंगे, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है, ये आप याद ही रखना, ये हार्ट से रिलेटेड बात है। ठीक, तो इंडिया में ये लीडिंग कॉज है डेथ्स का। आज अगर इंडिया में देखें तो एवरेज 1 लाख पे 272 पीपल की डेथ होती है इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड में देखें तो 235 ही होता है, तो ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, इसमें होता क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं या फिर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, और उसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है फिजिकली इनएक्टिव हो या फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स अभी चेंज हुई हो। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो, ये है आर्टरीज और दूसरी तरफ होती है वेन्स। ठीक है, ये वेन्स हो जाती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो आर्टरीज क्या होती है? इस तरीके से, जहाँ पे बिल्कुल क्लीन पाथ दिखता है, एक क्लीन पाइप होता है ना, वाटर पाइप वैसे। और एबनॉर्मल कंडीशन में जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर आप डिटेक्ट करते हो या महसूस करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये पाइप में कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्पेस कम मिलता है ब्लड को फ्लो होने से, तो ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है इधर वॉल्स पे। वो फिर ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी आना शुरू होती है बॉडी में, जिसको अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल देते हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं? ब्लड लेके जाती है, और वेन्स जो हैं ब्लड कलेक्ट करके लेके आती हैं वापस हार्ट के पास में। ठीक है, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का। तो इन्होंने ये बताया कि जो कॉम्प्लिकेशन है इस कैड में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, इस कैड में कॉम्प्लिकेशन तब और बढ़ जाती है जब लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी किसी पेशेंट को हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो
इस तरीके से कैड को अगर ट्रीट करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ये दिखता है कि हम स्टेंट्स को इम्प्लांट कर दें। तो कार्डिक स्टेंट जो है वो अपने आप में एक अच्छा सॉल्यूशन है जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से आर्टरी के अंदर क्लॉग हो चुकी है, वो ब्लॉक हो गई है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो गुड क्वालिटी स्टेंट जो है वो लाइफ सेविंग डिवाइस की तरह काम में आता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडियन पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस बीमारी को लेकर के, तो इनको हाई क्वालिटी स्टेंट्स और हाई क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट्स इंश्योर किए जा सकें, जिससे कि पेशेंट की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और साथ में अभी बात की जा रही है सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके इक्वल बेंचमार्क को फॉलो करें, जिससे कि क्वालिटी डिवाइस प्रोवाइड किए जा सकें ट्रूएस्ट सेंस में। ऐसे नहीं कि आपने सीखा फिर अपने यहाँ पे दिमाग लगाया और कुछ और ही बना दिया। कहने का मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमें अपना खुद के यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैसिलिटी अवेल करवानी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की जो डिमांड है, पेशेंट का जो सेफ्टी इशू है वो भी कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा सके, और दूसरा हमारा जो टारगेट है आत्मनिर्भर भारत बनना वो भी इंश्योर हो सके। ठीक है। वैसे यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि बहुत से तरीके के स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट और दूसरा होता है बेयर मेटल स्टेंट। स्टेंट क्या होता है? एक नॉर्मल सा एक जाली होती है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम मैंने लिया नहीं, इस तरीके से। तो ये जो ब्लड जो क्लॉट हुआ, अभी डायग्राम में अपन ने देखा यहाँ पे, ये जो ब्लड क्लॉट जो बन गया, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पे अंदर एक छोटी सी जालीदार बड़ी पाइप डाल दी, तो वो क्या करेगी, इस आर्टरी को थोड़ा और खोल देगी। ठीक है, इसका वॉल्यूम या फिर इसकी विड्थ है, डायमीटर, वो बढ़ा देगी, तो ये जो ब्लॉकेज है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हट भी जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट, ये काम होता है स्टेंट्स का। तो ये जो स्टेंट्स जो है दो तरीके की हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है और फिर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स भी। ड्रग एल्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज करती रहे जिससे कि वो क्लॉट जो है वो हट जाए, जो ब्लॉकेज है वो हट जाए। इनके डिस्टिंक्ट फीचर भी होते हैं कि थिकनेस कितनी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, कोटिंग मटेरियल कैसा यूज हुआ है और कोटिंग मटेरियल की भी थिकनेस क्या है, इस तरीके से। तो अलग अलग कार्डिक डिजीज को डील करने के लिए अलग अलग तरीके की स्टेंट्स यूज होती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तो होती हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड आर्टरी को है उनको खोलने के लिए होता है, या फिर कुछ मल्टीपल इश्यूज को हैंडल करने के लिए, जिसमें कि अगर किसी पेशेंट के डायबिटीज़ है तो उनको अलग तरीके की स्टेंट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो मेडिकल डिवाइस सेक्टर को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि अगर स्टेंट्स को एडवांस्ड फीचर के साथ में प्रोड्यूस किया जाए तो वो कहीं ना कहीं कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ट्रीट करते हैं हार्ट रिलेटेड बीमारियों को, उनको भी हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तक वो स्टेंट की लेंथ है या फिर उस अप्रोच में कार्डियोलॉजिस्ट खुद को कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करते कि हाँ उस बीमारी को वाकई में ट्रीट कर सके। कहने का मतलब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड बेस्ड अगर स्टेंट्स डेवलप होंगी तो वाकई में जहाँ पर टारगेटेड जो लोकेशन है, जहाँ पर ब्लॉकेज है, वहाँ पर टारगेट करके और उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उस चीज़ में भी टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। तो स्टेंट्स अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन होनी चाहिए। आज पेशेंट जो हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनको क्वालिटी हेल्थ केयर की ज़रूरत है और उनको पता है कि कहाँ पर किस तरीके की बढ़िया क्वालिटी की हमें ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है और डॉक्टर्स को भी ज़रूरी है कि वो पेशेंट्स को डिफरेंट चॉइसेस अवेल कराए कि भाई आपके पेशेंट की ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये ओबेज है, मोटा है, या मोटापे की प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, साथ में कार्डिक प्रॉब्लम हो गई है, तो ये स्कोप अपने पास में अवेलेबल है, ये स्टेंट डालेंगे तो इसकी ये फ़ायदे हैं, ये स्टेंट डालेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं। तो कहने का मतलब है ज्योग्राफी ऑफ ऑरिजिन का इशू छोड़ करके आप हर जगह पे पेशेंट्स को आप ये चीज़ इंश्योर करो कि भाई आपकी हेल्थ प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर एग्जांपल देती है कि बोले रमेश रस्तोगी करके एक मेरे पेशेंट थे, उनके पिताजी की बीमारी हुई थी 15 साल पहले और आज 5 साल बाद में उनके खुद के हो गई। तो उससे क्या हुआ कि उनका मतलब उन्होंने खुद ने ये बोला कि भाई मेरे को हाई क्वालिटी डिवाइस से ट्रीट करो। तो कहने का मतलब धीरे धीरे अब इन्फॉर्मेशन लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो इस चीज़ को हमें टारगेट करने की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस, जिससे कि क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम अपन इंश्योर कर सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज नई जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मेडिकल कंडीशन को देखें या फिर यंगर एज के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि इससे ये जो कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ हैं उसका थ्रेट उन पे बना हुआ है। कारण कि आजकल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ रुक चुकी हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ जो एक फूड हैबिट्स हैं वो भी इस तरीके की हो गई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हार्ट और डायबिटीज़ के लिए वल्नरेबल हो रहा है ये सेक्शन। तो यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी। तो हमें इस टाइम पे नए वेरिएंट्स पे काम करना चाहिए। किस चीज़ पे बेस्ड? टेक्नोलॉजी बेस्ड। जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको प्रायोरिटी दो, नए वेरिएंट्स निकालो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। पिछले 2 दशकों में कार्डियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और हमारे यहाँ पर ड्रग्स एल्यूटिंग स्टेंट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो भी रहा है। ठीक है, तो हम एनविजन ये करें कि हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी बहुत फेमस है। बाहर से लोग आते हैं क्योंकि सस्ते में ट्रीटमेंट मिलता है। तो हमारी जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, इनको अगर ग्लोबल काउंटर पार्ट्स के इक्वल लेके जाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी जिससे कि इनोवेशन आ सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ज़्यादा आ सके, और इसके लिए बहुत से मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स को एक सेफ और रिलायबल मेडिकल डिवाइसेस की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जा सके विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ ज्योग्राफीज, कि वो गांव में है या फिर कोई बड़े सिटी में है, हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हर एक को अफोर्डेबल और क्वालिटी, ये भी ध्यान रखनी है। अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस शुड बी इंश्योर्ड कि पेशेंट्स को ये चीज़ मिले। इसके लिए एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसमें सेंटर को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इसके लिए असर्टिव होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इंडियन मार्केट है वो क्वालिटी स्टैंड्स को अगर मार्केट में लेके आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी और साथ में इंटरनेशनल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर अपन प्रोडक्शन करते हैं तो इंटरनेशनल डिमांड भी होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसके लिए हमें रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से रिसर्चेज हुई हैं बहुत सारी जो ये सजेस्ट करती हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं वो पोस्ट रिकवरी 80% जो है वो कार्डिक इश्यूज़ के साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड पेशेंट्स को बढ़िया तरीके से ट्रीट करना और बेटर आउटकम के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कार्डिक स्टेंट्स हैं उनको अपग्रेड करें और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में मैच करें। और इसके लिए हमें बेसिक क्राइटेरियाज को फॉलो करना होगा, जिसमें कि सेफ्टी, एफिकेसी और एक्सीलेंस जो आए उसका रिजल्ट अपने को पेशेंट आउटकम पर भी दिखाई दे। इसके लिए गवर्नमेंट, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है इस तरीके की मेडिकल डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर तो क्या केस अपन ने पूरा स्टेंट से रिलेटेड ही पढ़ा, पर ये अपन और भी मेडिकल डिवाइसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आउट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड फाइनल आर्टिकल इज टीचर्स डे एंड नाइट। पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स का सिस्टम मैक्सिमम ऑनलाइन जा चुका है और इसका बर्डन कहीं ना कहीं
उन लोगों को ज़्यादा देखना पड़ रहा है जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है वर्चुअल क्लासरूम्स का? सवाल ये है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे क्रिएटिव टीचर्स ने अपने अपने लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं, जिनकी न्यूज़ आती रहती है। उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, जिसमें कम्युनिटी का और गवर्नमेंट का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि जो लाइन में खड़ा हुआ लास्ट जो बच्चा है उसको भी एजुकेशन लगातार मिलती रहे। यहाँ पर केस बताया जा रहा है कर्नाटका का कि वेतारा शाला करके एक कम्युनिटी मॉडल स्कूल है। वहाँ पर एक ओपन कम्युनिटी स्पेस लाइक टेम्पल, कोर्टयार्ड्स या प्रेयर हॉल्स में टीचर्स ने क्या किया कि बच्चों को बुलाना शुरू किया छोटे ग्रुप्स में, ये ध्यान रखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स प्रॉपर्ली फॉलो हों, और उनको दूर दूर बिठा करके फिर वहाँ पर उनको पढ़ाना शुरू किया, और वो थे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। तो ये अपने आप में एक इंक्लूसिव स्टेप था, एक क्रिएटिव स्टेप था। इसी तरीके से कुछ और स्टेट्स में अगर देखें तो प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो ये है कि इंटरनेट या डिजिटल एक्सेस जो है वो केवल 30% स्टूडेंट्स या 30% चिल्ड्रन के पास ही है। तो ये एक डिवाइड क्रिएट करता है अगर ऑनलाइन की तरफ जाएं। और ये जो कर्नाटक वाला एग्जाम्पल था, ये एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, इन रिसोर्सेज की कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। साथ में अगर हमारे जो ऑलरेडी इश्यूज चलते आते हैं, जो कास्ट, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये पिक्चर और ज़्यादा ग्रिम हो जाती है, और ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है, जिसमें जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो वेज लेबर हैं या चाइल्ड मैरिज के जो शिकार हो चुके हैं, उन बच्चों को तो और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर एजुकेशन सेगमेंट को अगर देखें तो। इसी तरीके से सिक्किम में मैथ्स टीचर्स ने इस कंसर्न को एड्रेस किया कि अपने जो गांव के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बोल दिया कि भाई आप शॉर्ट लेसन लेने के लिए आप मेरे घर पे आ सकते हो। तो इस तरीके से एक रोटेशनल बेसिस, एक कहते हैं ना रोस्टर बोलते हैं इसको, कि रोटेशन बेसिस पे उनको बुलाना शुरू किया, जिससे कि बच्चे जो लर्निंग का जो उनका प्रोसेस है उनसे दूर ना जाए। तो ये भी अपने आप में एक क्रिएटिव स्टेप था। तो इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक अलग ही मुहिम शुरू की कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि भाई आप इंग्लिश के लेसन्स दे दो लाउड स्पीकर पे, जिससे कि बच्चे घर पे बैठे बैठे सुन ले। ये तो आपने शायद जोली LLB सेकंड भी मूवी देखी होगी, तो उसमें शुरुआत में अक्षय कुमार जो करता है वो देख लिया होगा आई गेस। तो वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी। वहाँ तो वो तो चलो चीटिंग करवाता है, पर यहाँ पर ये टीचर्स एक कहता है ना क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, और एक क्रिएटिविटी अप्लाई की है, फिल्म से उठाया हुआ आइडिया। और शायद ऐसा कुछ होता भी होगा ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे, तभी फिल्मों में आइडिया गया हो। खैर कोई नहीं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़, सिक्किम, कर्नाटक, यहाँ पर एक क्रिएटिव अप्रोच देखी गई है। ठीक है। तो सिक्किम और कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो रिस्पॉन्ड भी किया है, इन इनोवेटिव आइडियाज़ को एब्जॉर्ब भी किया है कि कैसे भी करके न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स को डिवाइस किया जाए इस कोविड-19 चैलेंज के चलते हुए, कि कैसे भी करके लर्निंग प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं, पर ये एक ग्लिमर होप भी तो है कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से क्रिएटिवली आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बराबर बना रहे। तो यहाँ पर जो एक जनरल एटीट्यूड बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं वो लेजी हैं या फिर वो कमिटमेंट लेस होते हैं, तो ये उनको अंडरमाइन करने का तरीका है। हर जगह पे केस सेम नहीं है। यहाँ पर टीचर और स्कूल्स के जो पूरा एक सिनेरियो देखें या फिर पूरा जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें लोकल कम्युनिटी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंटली एक्सप्लोर हुआ है, और लोकल कम्युनिटी ने भी अपने आप को यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में इन्होंने रिस्पॉन्स किया है, और उसके लिए इनको क्रेडिट में मिलता रहता है। तो
बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने डिसरप्टिव सॉल्यूशन निकाले हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे। इन साथ में ये भी ध्यान रखा है कि लोकल एनवायरनमेंट कैसा है, लोकल नीड्स कैसी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रंस के कंसर्न्स को एड्रेस किया है कि कोई भी घर पे ऐसा ना छूटे जिसकी पढ़ाई ना हुई हो। कुछ लोगों ने इस तरीके से सिस्टम देखा है कि भाई अनवायबल है टेक्स्ट बुक को खरीदना लोगों के, मतलब गरीब बच्चों के द्वारा, तो उनको कैसे भी करके इंक्लूसिव पेडागोजी के बेसिस पे उनको एजुकेशन दिलाई गई, जैसे कि कर्नाटक में टेम्पल्स में या प्रेयर हॉल्स में दिलाई गई। तो यहाँ पर ये जो क्राइसिस है, ये पेंडेमिक क्राइसिस जो है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है, और इसको एक अपॉर्चुनिटी को हमें फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर ध्यान रखते हुए टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जो भी इश्यूज हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एजुकेशन को कंटिन्यू बनाया जा सके। और कहते हैं ना कि लास्ट बच्चा जो क्यू में खड़ा है उस तक भी एजुकेशन पहुँचे। इसके लिए हमें पब्लिक टीचर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको जेन्युइन ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी खुद की जो एक ज़ील होती है सिखाने की उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसा है कि कर्नाटक और सिक्किम गवर्नमेंट ने किया। ओके, तो आज का डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।